नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। सीएए विवाद पर फिर टली सुनवाई। अब 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लंबे अंतराल के बाद आज होनी थी मामले में सुनवाई। T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। टीम में जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी। बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति ने बैठक में लिया फैसला। महंगाई पर आम आदमी को नहीं मिली राहत। अगस्त 2022 में 7% रही खुदरा महंगाई दर। जुलाई में 6.71% रही थी खुदरा महंगाई दर। शानदार तेजी के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 322 अंकों के उछाल के साथ 60,115 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 103 अंकों की तेजी के साथ 17,936 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, जिसको शुरू हुए 5 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 6वां दिन है। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों का काफिला इस यात्रा के साथ जुड़ता जा रहा है, जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और वो कांग्रेस के खिलाफ उलझुल बयान दे रही है, जिस पर कांग्रेस भी जमकर पलटवार कर रही है। तो आज क्या हुआ यात्रा के दौरान, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बात होगी 2024 को लेकर विपक्ष को एकजुट करने में लगे नीतीश के आगे के प्लान की। इसके अलावा ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने के बाद क्या होगा मुस्लिम पक्ष का अगला कदम, इस पर भी करेंगे चर्चा। वहीं जानेंगे यूपी में मदरसों के सर्वे पर क्यों मचा है बवाल और गुजरात चुनाव में फतह हासिल करने के लिए क्या है कांग्रेस का प्लान। इन अहम खबरों के अलावा और भी दूसरी बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा अब केरल पहुंच चुकी है और आज केरल में उसका दूसरा दिन था। यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिससे कांग्रेस में खुशी है तो वहीं ये तस्वीरें बीजेपी के पसीने छुड़ा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी की मजबूती के डर से हताश हुई बीजेपी उलझुल बयान दे रही है और उसी कड़ी में आज फिर जयराम रमेश ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज 6ठे दिन में प्रवेश कर गई है। ये यात्रा इस वक्त केरल में जारी है, जो रविवार से शुरू होकर 19 दिनों तक केरल में ही चलेगी। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद के सुधाकरन, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बीडी सतीसन और एआईसीसी महासचिव तारिक अनवर ने औपचारिक रूप से रविवार को यात्रा का स्वागत किया था। आज राहुल और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर लगने वाले आरोपों को लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। मैंने पहले कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, जनता की चिंता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से बयान आ रहे हैं, बिल्कुल झूठे बयान आ रहे हैं, बेबुनियाद बयान आ रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरीके से सोशल मीडिया उनकी फैक्ट्री चल रही है, बिल्कुल साफ हो गया है कि वो घबरा हैं, परेशानी में हैं, वो पीड़ित हैं और वो उनको देखने को मिल रहा है कि जनता से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत और अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति तोड़ने की है, जोड़ने की नहीं। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस ने नफरत से लड़ने के उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। अगले 17 दिनों तक केरल से गुजरने के बाद भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। ये उत्तर की ओर बढ़ने से पहले 21 दिनों के लिए कर्नाटक में रहेगी। पदयात्रा हर रोज 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी और 150 दिनों में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 22 बड़े शहरों में कांग्रेस की मेगा रैलियां होंगी। राहुल की यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। जब राहुल पदयात्रा करते हैं तो उनके साथ बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाओं का जनसैलाब साथ चल पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल आम लोगों के घरों में रुककर उनसे बात करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं की बात सुनते हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में राहुल को मास लीडर बताया जा रहा है। इन तस्वीरों ने बीजेपी की बौखलाहट को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी देश भर में मजबूत हो रही है। भले ही ये यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजर रही है, लेकिन इसका असर पूरे देश में है।
जाहिर है इसका फायदा 2024 चुनावों में मिलेगा। इसके साथ ही 2024 के लिए विपक्ष को भी एकजुट किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों में नीतीश कुमार लगे हुए हैं और पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर भी आए थे। वहीं अब एक बार फिर दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब क्यों दिल्ली आ रहे हैं नीतीश, देखिए रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन देश की राजनीति अभी से गर्मा गई है। विपक्ष बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपनी कमर कस चुका है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनकी इस यात्रा को जबरदस्त सफलता मिल रही है। तो वहीं बिहार की सत्ता से बीजेपी को आउट करने के बाद सीएम नीतीश कुमार भी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं। इसी को लेकर दिल्ली से पटना लौटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर कहा कि जैसे ही सोनिया जी भारत वापस आएंगी, हम सब उनसे मिलने जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि विपक्ष के लोगों को गोलबंद किया जाए। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और जेडीयू से नीतीश कुमार साथ जाएंगे और विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। मीडिया से बात करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर तेजस्वी 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे दे तो मैं जेडीयू में शामिल हो जाऊंगा। पीके के इस बयान पर जब तेजस्वी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है उस पर ज्यादा बातें नहीं करनी, हम सरकार में हैं, हमारा कमिटमेंट है। जिनको भरोसा नहीं है वो थोड़ा इंतजार का मजा लें। हम विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं, कोशिश सबको गोलबंद करने की है। तेजस्वी ने सोनिया, लालू और नीतीश की मुलाकात पर मोहर लगा दी है। तो जैसे ही सोनिया भारत लौटेंगे तो उनके साथ 2024 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। वैसे 3 दिन के दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार ने कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी। नीतीश ने अपने दिल्ली दौरे को काफी सफल बताया था। ऐसे में तेजस्वी के बयान के बाद विपक्षी एकता का मंच तैयार नजर आ रहा है, जो बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। नीतीश इस बार अकेले नहीं बल्कि लालू यादव के साथ दिल्ली आएंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस बात की पुष्टि की है तेजस्वी यादव ने। हालांकि इसके लिए सोनिया गांधी के विदेश से लौटने तक का इंतजार करना होगा। वैसे इंतजार तो मुस्लिम और हिंदू पक्ष कर रहे थे ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट के फैसले का, जिसकी सुनवाई 23 अगस्त को पूरी हो गई थी और आज मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फैसले के बाद क्या रही मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। दरअसल जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और मामले को सुनवाई योग्य माना है। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, जहां एक तरफ इस फैसले के आने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष आगे की तैयारियों में लग गया है। जिला कोर्ट का फैसला आने के बाद मौलाना खालिद रशीद ने कहा, बाबरी मस्जिद के जजमेंट के दौरान वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी उससे ये लगने लगा था कि अब देश में मंदिर मस्जिद का मसला खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं। हमारी लीगल टीम स्टडी करके अगला कदम उठाएगी। सैकड़ों सालों से लोग वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं। मौलाना ने अपील की है कि सब लोग शांति रखें, क्योंकि ये एक लीगल मसला है जिसका फैसला अदालत में ही होना है। दावा किया जा रहा है कि अब मुस्लिम पक्ष इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देगा। जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकता है। आपको बता दें कि 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की मांग की थी। महिलाओं की मांग पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। हालांकि सर्वे के बाद इस मामले ने अलग ही मोड़ ले लिया था, जब हिंदू पक्ष ने मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष इस मामले को रद्द करने की मांग कर रहा था। 23 अगस्त की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुस्लिम पक्ष अब वाराणसी कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। ज्ञानवापी मामले में तो मुस्लिमों को झटका लगा ही, वहीं अब यूपी के मदरसों पर भी यूपी की बीजेपी सरकार की नजर है और सरकार मदरसों को लेकर सर्वे कराने जा रही है। योगी सरकार का कहना है कि वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच में ये पता लगाएगी कि उनकी आय का स्रोत क्या है और अब सरकार के इस फैसले पर बवाल मच गया है। यूपी की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार की माने तो मदरसों का सर्वे जरूरी है। आपको बता दें कि यूपी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देती है, मगर कई ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं है। 7,442 मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 19 लाख छात्र पढ़ते हैं। औसतन एक मदरसे में करीब 250 बच्चे हैं। सरकार का मानना है कि अगर 20,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी मान लिए जाएं और प्रत्येक मदरसे में बच्चों की संख्या 50 मानी जाए तो तकरीबन 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं।
यूपी सरकार का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का करियर सुरक्षित होना चाहिए। उन्हें सभी विषयों की शिक्षा का पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जरूरी है। वहां के बच्चों को भी शिक्षा की सही राह पर लाना है। मदरसों में कहां से पैसा आ रहा है, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा के क्या इंतजाम है, सभी पर सर्वे होगा। हम मुस्लिम बच्चों के विरोधी नहीं हैं। सरकार चाहती है कि वे दीनी तालीम तो ले ही साथ साथ ऐसे विषय भी पढ़ें जो उनका करियर संवार सके। वह अधिकारी, चिकित्सक, इंजीनियर बन सके, इस पर फोकस है। बीजेपी सरकार जरूर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है, इससे हर कोई वाकिफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मदरसों के सर्वे कराने का सरकारी आदेश सिर्फ मदरसों को बदनाम करने की गंदी साजिश है। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि धार्मिक मदरसों का उज्जवल इतिहास रहा है। इन मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वालों के चरित्र निर्माण और नैतिक प्रशिक्षण 24 घंटे किया जाता है। मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वालों ने कभी आतंकवाद और सांप्रदायिक नफरत पर आधारित कार्य नहीं किया है। हालांकि सरकार ने कई बार इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन सभी आरोप झूठे पाए गए। रहमानी ने आगे कहा कि बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने खुद ये माना था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता मदरसों से शिक्षा हासिल करके निकले थे। आजादी की लड़ाई के दौरान मदरसों से निकले विद्वानों, उलेमाओं ने असाधारण बलिदान दिया है और ये सभी मदरसों से पढ़ाई करके निकले हैं। लेकिन अब बीजेपी के राज में मदरसों पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार इन्हें खत्म करना चाहती है। एक खास समुदाय का आरोप है कि बीजेपी के राज में मदरसों पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार इन्हें खत्म करना चाहती है। इस तरह के आरोप बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वैसे बीजेपी सरकार इस समय हर उस राज्य में मुश्किल में है जहां वो सत्ता में है, और खासकर गुजरात में तो स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि आने वाले समय में वहां चुनाव है और कांग्रेस ने उसे सत्ता से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है और बची कुची कसर आपने पूरी कर दी है। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट में। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें इस बार आप चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में लगी है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर आप चुनाव जीतती है तो गुजरात में दिल्ली मॉडल लागू होगा। वहीं कांग्रेस ने अपनी रैलियों में राजस्थान मॉडल को पेश कर दिया है। कांग्रेस ने राज्य के चुनावों की जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को सौंपी है। आप और कांग्रेस की ये सक्रियता बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। एक साल पहले जब बीजेपी गुजरात मॉडल के बारे में बात कर रही थी, तब विजय रूपाणी को सीएम पद से अचानक हटा दिया गया था। वहीं अब नई भूपेंद्र पटेल सरकार में 2 मंत्रियों के प्रमुख विभागों को छीन लिया गया। इसके अलावा विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के ग्रेड वेतन के लिए आंदोलन, जहरीली शराब कांड जैसे मुद्दों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। मई के बाद से केजरीवाल कम से कम 12 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। आपने अब तक 9 गारंटियों की घोषणा की है और कांग्रेस ने 8, जिनमें से कई में समानता है, जैसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को रोजगार। आप और कांग्रेस के ये वादे बीजेपी का डर बढ़ा रहे हैं। वैसे बीजेपी का कहना है कि आपके लिए विधायकों की संख्या का उतना महत्व नहीं है जितना कि ये शोर मचाते हैं। गोवा में अगस्त में आप को राज्य की पार्टी के रूप में घोषित किया गया। उसने 6.77% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती। केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर एक और राज्य में पार्टी को मान्यता मिल गई तो आप एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि केजरीवाल गुजरात में ज्यादा जोर लगा रहे हैं, जिससे वो बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए है। असल में बीजेपी और आप आपस में मिले हुए हैं। लोगों को धोखा देने के लिए ये दोनों खेल कर रहे हैं। वैसे राज्य में महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। ऐसे में कयास यही लग रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को पटखनी जरूर देगी। कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान आपको बीजेपी की बी टीम और सहयोगी बता रही है। जाहिर है इस प्रचार से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को नुकसान होगा और बाजी कांग्रेस मारेगी, जिसने कांग्रेस विरोधियों की नींद उड़ा दी है। नींद तो आज राकांपा विरोधियों की भी उड़ी जब अजीत पवार ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि राकांपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या बोले अजीत पवार और क्या था मामला, देखिए रिपोर्ट।
विपक्ष को एकजुट होता देख वैसे भी सत्ता पक्ष में खलबली मची हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष हर वक्त इस फिराक में रहता है कि कैसे विपक्ष को कमजोर किया जाए, लेकिन विपक्ष अब लगातार सत्ता पक्ष के मंसूबों पर पानी फेर रहा है और करारा झटका दे रहा है। और अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने बयान में कहा कि मीडिया उनके बारे में भ्रामक खबरें फैला रहा है। उन्होंने आगे कहा, ये सच है कि अधिवेशन को मैंने संबोधित नहीं किया। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने भाषण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैंने मराठी मीडिया से बात की है और पूरी सफाई दी है। मैं दुखी नहीं हूं और हमारी पार्टी से कोई भी दुखी नहीं है। अजीत पवार ने अपनी सफाई पेश करते हुए उन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चलने के दावे किए जा रहे थे। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रविवार को अपना 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया, लेकिन अपने संबोधन से पहले अजीत कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्मा गया था और कयास लग रहे थे कि सम्मेलन के दौरान शरद पवार के बाद उनके भतीजे अजीत पवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था, लेकिन उनसे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को संबोधन के लिए बुला लिया गया, जिससे वो नाराज हो गए थे। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, सांसद सुप्रिया सुले को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब अजीत पवार की तरफ से उनकी नाराजगी की अटकलों को खारिज कर दिया गया है, जो विरोधियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात स्मृति ईरानी की बड़ी मुश्किलों की। गोवा बार मामले का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में विपक्षी पार्टी लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेर रही है। बावजूद इसके कार्रवाई का आदेश नहीं दिया गया है। वहीं इस विवाद के बीच सामाजिक कार्यकर्ता आयर्स रॉड्रिक्स ने बड़ा दावा किया है, जिससे स्मृति ईरानी घिरती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस हमलावर है। नेशनल हेराल्ड का मामला हो या फिर दूसरे विवाद का, बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाकर उसके खिलाफ हल्ला बोल करती है, लेकिन जब आरोपों के घेरे में खुद के मंत्री होते हैं तो सब मौन हो जाते हैं। गोवा बार के मामले में घिरी स्मृति ईरानी को लेकर भी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता आयरस रॉड्रिक्स ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बार के मालिक और स्मृति ईरानी के परिवार से जुड़ी कंपनी के बीच लीज एग्रीमेंट हुआ था। आयरस रॉड्रिक्स ने आबकारी आयुक्त के सामने दोनों पक्षों के जरिए किए गए हस्ताक्षर वाले लीज एग्रीमेंट को पेश किया। दरअसल आज इस मामले को लेकर आबकारी आयुक्त नारायण घाट के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान रॉड्रिक्स ने दावा किया कि सिली सोल्स एंड बार कैफे की संपत्ति को डिगामा ने एटॉल फूड एंड बेवरेजेस LLP को 50,000 रुपए के मासिक किराए पर 10 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया था। एटॉल फूड एंड बेवरेजेस LLP कथित तौर पर ईरानी के परिवार से जुड़ी हुई है। रॉड्रिक्स ने एक हलफनामे के जरिए जांच अधिकारी के सामने ये पट्टा समझौता पेश किया। हालांकि बार के दिवंगत मालिक के वकील की तरफ से कहा गया कि पट्टे के लिए समझौता कभी भी लीज डीड में समाप्त नहीं हुआ, इसलिए पार्टियों के लिए कोई अधिकार नहीं बनाया गया था। अब भले ही बार मालिक के वकील सामाजिक कार्यकर्ता के आरोपों से पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन मामले में हो रहे नए नए दावे केंद्रीय मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।